नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल की। जी हां, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले आप देख रहे हैं एक बड़ा ओपिनियन पोल इंडिया टीवी पर और मेरे साथ है मेरी साथी प्राची पराशर। बिल्कुल, देखिए यूपी में किस तरीके से खेला हो रहा है, यूपी की सियासत आखिर क्या कह रही है। 80 में से 80 सीटें जीतने का जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन दावों में कितनी सच्चाई है। अगर आज चुनाव होते हैं तो किसकी बन सकती है यूपी में सरकार, या कह सकते हैं कि कौन कितनी सीटें जीतेगा, आज इस पर हमारी नजर रहेगी। सभी 80 सीटों का हम आज आपको पूरा सटीक विश्लेषण बताएंगे। क्या है जातिगत समीकरण और कौन किस पर पड़ सकता है भारी, आज एक एक सीट आपके सामने रखेंगे। और आप ये जो वॉल देख रहे हैं मेरे पीछे, ये स्क्रीन पर आपको यूपी की सारी 80 सीटें दिखाई दे रही हैं। अभी देखिए इसमें कोई हाईलाइटेड नहीं है इसमें से कोई भी सीट, लेकिन ऐसे ही आपके सामने एक एक करके यूपी की सारी 80 सीटें आएंगी। बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, घोसी, सलेमपुर, खीरी, धौरहरा, अयोध्या, सारी 80 सीटें इस एक स्क्रीन पर आपके सामने एक एक करके आती जाएंगी और इन पर जब रंग भरते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस ओपिनियन पोल के हिसाब से वो सीट किसको जा रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त 4 प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस, और आप आरएलडी भी कह सकते हैं, लेकिन वो सब सहयोगी दल हैं। तो एनडीए और इंडिया अलायंस, इनके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं ये आपको इस स्क्रीन पर पता चलता रहेगा। आप सबको मालूम ही है 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी और 2 उसके सहयोगियों को 60 सीट मिली थी। इसके अलावा 10 सीट मिली थी बसपा को, 5 सीट समाजवादी पार्टी को, केवल 1 सीट रायबरेली की कांग्रेस पार्टी को मिली थी। प्राची, बिल्कुल, देखिए, और आज जिस तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश से सामने आई है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए आज एक बड़ा सेटबैक हुआ है। आज राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं, मतदान चल रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायकों का टूट जाना और ठीक लोकसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी दरार पड़ना आखिर किस तरफ इशारा करता है और इससे आने वाले वक्त में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, आज ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, आज जो कुछ हुआ वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसके लिए अखिलेश यादव को अब एक बार फिर से अपनी तैयारी देखनी होगी। ये समझना होगा कि उनके पार्टी के नेता आखिर क्रॉस वोट क्यों कर गए और उनसे उनका मोहभंग कैसे हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा हवा हवाई दिखाई दे रहा है। आज उनकी पार्टी के चीफ विप तक ने पाला बदल लिया और अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए। हार की हताशा लेकर अखिलेश जब लोकसभा चुनाव में उतरेंगे तो अपनी साइकिल वो कितनी तेजी से दौड़ा पाएंगे ये आपको पता चलेगा हमारे आज के ओपिनियन पोल से। हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल, साइंटिफिक और एकदम सटीक। ये ओपिनियन पोल 1,60,000 से ज्यादा लोगों के बीच कराया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारी इस वॉल पर स्क्रीन पर आपको यूपी की सभी 80 सीटें दिखाई देंगी। थोड़ी देर में वो सीटें खुलने लगेंगी। कौन आगे कौन पीछे दिखाई दे रहा है, कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर जीत सकती है चुनाव, ये सब आपको आज पता चलेगा। और मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। पहले आज के इस बड़े ओपिनियन पोल में हमारे मेहमान हैं सबसे पहले भावेश झा सीएनएक्स से, जिन्होंने ये सर्वे किया है। भावेश, बहुत स्वागत है आपका। और देश के जाने माने और बहुत प्रसिद्ध सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं संजय कुमार जी सीएसडीएस से। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपने बहुत सारे सर्वे किए होंगे, लेकिन अब यूपी में इस वक्त क्या हवा दिखाई दे रही है, संजय जी आपको बताएंगे अपने अनुभव से। और उनके अलावा हमारे 3 पैनलिस्ट और मेहमान और जिनको आप रोज इंडिया टीवी पर देखते भी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत आपका। राहुल महाजन जी, बहुत स्वागत है राहुल जी आपका भी। और समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। और एक और देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट प्रदीप गुप्ता, वो भी हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करने वाले हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो प्राची, शुरुआत करें आज के इस ओपिनियन पोल की। मैं देखिए पूर्वांचल से शुरुआत करने जा रहा हूं। पूर्वांचल सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे उत्तर प्रदेश में, सब हम सब जानते हैं। और पूर्वांचल में 29 सीटें आती हैं। इसके अलावा जैसे हमने इनको डिवाइड किया है, पूर्वांचल में 29, अवध में 14, बुंदेलखंड में 4, मध्य यूपी और सेंट्रल यूपी में 14, रोहिलखंड में 11 सीटें और पश्चिमी यूपी में 8 सीटें। इस तरीके से आती रहेंगी। 5-5 करके सीटें आ रही हैं आपके सामने। तो आप देखिए ओपिनियन पोल खुल गया है और ये पूर्वांचल का ओपिनियन पोल है। बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर और कुशीनगर, ये 5 सीटें हम सबसे पहले दिखा रहे हैं आपको ओपिनियन पोल में। इनमें से 4 आपको भगवा रंग में दिखाई दे रही हैं और 1 हरे रंग में। मतलब पूर्वांचल की इन पहली 5 सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है हमारे मुताबिक। बलिया की सीट जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की वजह से मशहूर है, ब्राह्मण वोटर सबसे ज्यादा हैं, यादव और ठाकुर वोटर दूसरे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा देवरिया की सीट
देवरिया की सीट पूर्वांचल की ब्राह्मण बहुल सीट है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो आपको दिखाई देगा। आजमगढ़ की सीट हरे रंग में है, यानी अखिलेश यादव का एमवाई समीकरण आजमगढ़ में एक बार फिर काम कर सकता है। आजमगढ़ का चुनाव अखिलेश यादव 2019 में लड़े थे, जीते थे। उसके बाद उपचुनाव में वहां से निरहुआ जीत गए थे, धर्मेंद्र यादव ये चुनाव हार गए थे। लेकिन एक बार फिर इस सीट पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए अगली जो सीट है वो गोरखपुर की सीट है, और गोरखपुर की सीट के लिए तो आप इतना ही कह सकते हैं कि यहां तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका ही नाम चलेगा, और सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि इसके आसपास की जितनी भी सीटें हैं वहां उन्हीं का नाम जो है वो चुनाव को प्रभावित करता है। तो योगी आदित्यनाथ का ये पावर हाउस है, यहां जातीय समीकरण मायने नहीं रखता, यहां सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ मायने रखते हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बार फिर से बढ़त बनाएगी, यानी कि यहां पर एक बार फिर से सीट भारतीय जनता पार्टी के जो साथ है वो जाएगी। इसके अलावा कुशीनगर की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर भी आपको भगवा रंग नजर आ रहा होगा, यानी कि बीजेपी यहां पर एक बार फिर से जीत का परचम लहरा सकती है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल है, पूर्वांचल की एक और ब्राह्मण बाहुल्य सीट है कुशीनगर, और यहां पर भी बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है। पहली 5 सीटों में अब जरा हम कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट सीटों की आगे बात करेंगे। पहले हर्षवर्धन जी, कोई आपको सरप्राइज इसमें दिखाई दे रहा है? पांचों में कुछ चीजें बताना जरूरी है। इसमें एक बलिया को छोड़कर सारी सीटें 3 से 4 लाख मतों के अंतर से जीते हैं। बलिया में प्रत्याशी बदलना तय है। देवरिया में भी इस बार प्रत्याशी लगभग बदला जाएगा। बलिया आमतौर पर चंद्रशेखर जी की वजह से राजपूत सीट मारी जाती है, लेकिन मूलतः वहां भूमिहार ब्राह्मण और ब्राह्मण सीट है। ये गोरखपुर सीट, इसमें कोई संदेह नहीं है, मठ का प्रभाव है, योगी जी का प्रभाव है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुशीनगर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीती थी। आजमगढ़ में अगर फिर से समाजवादी पार्टी से एक जो वहां का यादव परिवार है वो वापस आ गया तो शायद समीकरण कुछ बदल सकते हैं। जी देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक गोरखपुर का सवाल है तो बीजेपी के भीतर ये मंथन जरूर है कि वहां पे कैंडिडेट चेंज किया जाए। तो अगर वहां कैंडिडेट चेंज होता है तब भी बीजेपी वहां पे जीतेगी। ये तो बात हमको समझ आती है कि योगी जी की सीट है और वहां पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ये देखना होगा कि कौन कैंडिडेट वहां पे होता है, ये इंटरेस्टिंग बात है। जी देखिए, आजमगढ़ को लेकर मुझे लगता है कि वहां पर गुड्डू जमाली पिछली बार बसपा से खड़े हो गए थे चुनाव में, इसलिए वहां पे धर्मेंद्र यादव उपचुनाव में इस चक्कर में इस कारण धर्मेंद्र यादव को वहां हार का सामना करना पड़ा था। इस बार खबरें आ रही है कि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और शायद समाजवादी पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाएगी या विधान परिषद भेज सकती है। अगर गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी के लिए एक स्ट्रांग बन सकती है और समाजवादी पार्टी से जीत सकती है। हर सर्वे में हम एक्चुअली सबसे कमेंट लेके फिर भावेश के पास आते हैं ताकि वो सबकी राय सुन ले और फिर बताएं। मैं संजय जी से लेकिन एक कमेंट उत्तर प्रदेश को लेकर के जरूर जानना चाहूंगा। सर, अगर 5 सीटें, पहली 5 में स्कोर 5-4-1 दिखाई दे रहा है, यूपी को लेकर के आपकी रीडिंग क्या है? देखिए सौरभ, बार बार इस बात का जिक्र होता है, जब एक सिनेमा रिलीज होती है, जब पिक्चर रिलीज होती है तो एक ट्रेलर आता है और ट्रेलर देख के आपको समझ आने लगता है कि पिक्चर कैसी है। अभी 80 में से आपने 5 सीटों का एक ट्रेलर दिखाया और ट्रेलर देख के मुझे लग रहा है मूड बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि मूड किस ओर जा रहा है। अभी भी 75 सीटों का जिक्र अभी आप करेंगे, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि जिस तरह का ट्रेलर है पूरी पिक्चर भी उसी तरह की दिखाई पड़ेगी। जी, और राज्यसभा चुनाव के बारे में भी हम लगातार बात करते रहेंगे क्योंकि उसको लेकर के गिनती, अब मतों की गिनती शुरू हो चुकी है और देर शाम तक उम्मीद कीजिए कि नतीजे आपके सामने होंगे। उसमें भी यूपी सबसे इंटरेस्टिंग हो चुका है। यूपी में अगर ये तय लग रहा है कि अपना 8वां उम्मीदवार जिताने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाएगी, तो ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बुरी खबर होगी। प्राची, बिल्कुल, देखिए बहुत बुरी खबर होगी क्योंकि आज उनके ही अपने नेताओं ने उन्हें धोखा दिया है, आप कह सकते हैं उनका साथ छोड़ा है। और अखिलेश यादव ने जरूर कहा कि हमने तो टेस्ट के लिए अपना तीसरा उम्मीदवार उतारा था ताकि हमें यह पता चल जाए कि हमारे साथ कौन है, हमारे पीडीए के साथ कौन है, कौन अपना है, कौन पराया है। और अब ये जो हारी हुई सीट है हमारी जीत में परिवर्तित होगी क्योंकि हमें पता चल गया है कौन अपना है, कौन पराया है। लेकिन जिस तरीके से भावेश हम इन 5 सीटों की बात कर रहे हैं और स्कोर हमारा 4-1 का है, एक आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, एक बार फिर समाजवादी पार्टी इस गढ़ को जीत लेगी, ये क्या बता रहा है स्कोर? यूपी किस तरीके से आने वाले वक्त में वोट करेगा? देखिए, मेरे ख्याल से भाजपा को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है नहीं पूर्वांचल में। फिर भी एक एक सीटों की हम लोग बात करें, जो आजमगढ़ की सीट है उसमें बहुत बड़े अंतर से अखिलेश यादव 2019 में चुनाव जीते थे, लेकिन बाई इलेक्शन में कुछ ऐसा हुआ कि निरहुआ जीत गए। लेकिन उस सीट को पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो वहाँ पर यादव और मुस्लिम का जो कम्बिनेशन बनता है वो एक विनिंग कम्बिनेशन बनता है समाजवादी पार्टी के लिए। बाकी अदर सीट पर जाएंगे तो पूर्वांचल के देखेंगे जहाँ जैसे वहाँ पर एक निषाद वोट है, उसके बाद राजभर वोट है, उसके बाद कुर्मी वोट है और ब्राह्मण वोट है। ये 4 बहुत ही एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है बीजेपी के लिए। इसलिए आप देखेंगे पिछले 5 साल में बीजेपी ने
राजभर जी को लेके आए, उसके बाद निषाद वोटों पे उनका बहुत एक अच्छा फोकस है, इसलिए संजय निषाद को अपने साथ लगातार जोड़ के रखे हुए हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए एक विनिंग फैक्टर बन रहा है। पिछले 3-4 चुनावों में आपने देखा होगा पूर्वांचल में बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 2022 में आप असेंबली को यदि आप ठीक से गौर करेंगे तो देखेंगे तो राजभर वोट की वजह से बीजेपी को कुछ जगह पे अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिसमें एक जो मतलब 3-4 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी को आप ठीक से एनालिसिस करेंगे तो देखें 3-4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें एक ये भी आता है आजमगढ़ आता है, उसमें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हुई थी। उन्हीं सब चीजों को टैकल करने के लिए बीजेपी ने वहां पे लगातार छोटे छोटे दलों को जोड़ने की कोशिश किया है। और एक जो सोशल इक्वेशन को है, बाकी मोदी जी का फैक्टर है, जो हालांकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा मैटर करता नहीं इन सब चीजों में, लेकिन फिर भी जो कैंडिडेट बीजेपी के लिए होगा वो आजमगढ़ में। मेरा सवाल ये, फर्ज कीजिए यहां से अखिलेश यादव ही खड़े होते हैं हम लोग अभी, क्योंकि सीट तो डिक्लेयर हुई नहीं, लेकिन आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी चर्चाएं जरूर शुरू हो गई हैं। तो जब 19 का इलेक्शन हुआ तो सीट आजमगढ़ की अखिलेश यादव निकाल ले गए थे। बाई इलेक्शन में बसपा को बहुत वोट मिला, उसकी वजह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया था। बसपा इस बार अलग लड़ रही है, 2019 में वो अलायंस में थी, गठबंधन में थी सपा के साथ। इस बार क्या अपसेट हो सकता है आजमगढ़ की सीट पर हर्षवर्धन जी? नहीं, अभी आपको सर्वे में नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं एक लाइन की बात है कि इस लोकसभा की जो सीटें हैं वो कहां हैं। आजमगढ़ की सभी 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है। वहां अगर कोई जिसको कहते हैं ना कि मिस एडवेंचर हो जाए तब तो बात अलग है, वरना समाजवादी पार्टी का ये बहुत मजबूत किला, और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में सबसे मजबूत किला आजमगढ़ ही है समाजवादी पार्टी के। देखिए इसमें एक बात मैं बोलूंगा कि देखिए बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा सिंपल है। 1996 से यादव कैंडिडेट वहां पे जीतता आया है। अगर हम देखेंगे 3 लाख मुस्लिम, 3 लाख यादव, बड़े सिंपल है। लेकिन वहां दलित वोटर्स की संख्या भी काफी है, इसलिए बीएसपी वाला फैक्टर जो है वहां पे काम करता है। अब मैं अगली 5 सीट पर बढ़वा। पूर्वांचल की पहली 5 में स्कोर 4-1 बीजेपी के पक्ष में। अगली 5 सीटें गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी। तो इसमें आप देखिए गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, वाराणसी, पांचों की पांचों सीटों पर हमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिखाई देती है। यानी अगर आप पहली 10 सीटों की बात करेंगे तो स्कोर 9-1 हो जाएगा। वाराणसी, चंदौली लगी हुई सीटें, मछली शहर, जौनपुर और गाजीपुर की सीट। गाजीपुर में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखिए कि आगे आपको दिखाई दे रही थी, उसका बहुत मतलब है। हर्षवर्धन जी देखिए, गाजीपुर सबसे पहले तो ये कि मनोज सिन्हा भी यहीं से सांसद हुए थे और गाजीपुर अफजाल अंसारी की सीट है। लेकिन एक बात यह है, नए परिसीमन में और गाजीपुर से मुझे लगता है कि जो एनडीए में सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके खाते में ये सीट जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस है। और अब ये भूमिहार सीट नहीं रही है कि भी समझना पड़ेगा, यहां किसी पिछड़ी जाति के प्रत्याशी को उतारना पड़ेगा। जौनपुर में भी समीकरण उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जौनपुर तो पिछली बार भी वो जीत सकते थे, लेकिन बेहद खराब प्रत्याशी, मतलब 14 में ही तय था कि ये प्रत्याशी दोबारा लड़ेगा तो हारेगा। केपी सिंह को दोबारा टिकट दिया गया और वो चुनाव हार गए। मछली शहर सीट पर उनकी वैसे भी दावेदारी बेहतर रहती है। और वाराणसी और चंदौली, इसके लिए तो हमें अलग से बात नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी और सटी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी, और अभी जो राज्यसभा में जो कैंडिडेट नामित किए गए हैं वो भी इस समीकरण को ध्यान में रख के किए गए। अच्छा, अगर हम गाजीपुर की बात करें राहुल जी, गाजीपुर, हाँ, इसमें पिछली बार 1.25 लाख वोटों से अफजाल अंसारी जीते। इस बार पार्टी बदल गई, समाजवादी पार्टी से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसा क्या बदलाव गाजीपुर में हो रहा है कि सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है? देखिए इसमें क्या है कि बीजेपी अपने नाम पे यहाँ सीट नहीं लड़ना चाहती। अरे बीएसपी की सीट थी बाय द वे, ये बता, बीएसपी बसपा की सीट थी। तो इस पे वो ब्रजेश सिंह हैं जो कि एक बाहुबली हैं, उनको लड़ाना चाहती हैं, और ओपी राजभर जो है उनके सिंबल पे लड़ाना चाहती है। तो दोनों के बीच में अफजाल अंसारी और जो ब्रजेश सिंह है, इनके फैमिली जो है वो काफ़ी झगड़ा इन लोगों के बीच में है और एक दूसरे के राइवल माने जाते हैं पूरे। तो अगर ये जो लड़ाई होती है तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई। ये ओपी राजभर का आप कर दे, ओपी राजभर ने नाम उछाला है ब्रजेश सिंह का एक्चुअली, कि ब्रजेश सिंह लड़े यहां से जी। हाँ। दूसरा मुझे लगता नहीं है कि ब्रजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ाएगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, वो अपने सिंबल पे नहीं लड़ाने की बात। अच्छा, मछली शहर सीट सबसे कम वोटों से जीती हुई सीट है 2019 की। 181 वोट से भारतीय जनता पार्टी सीट जीती थी। अगर पिछले 2019 के चुनाव देखेंगे तो सबसे कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने सीट जो जीती थी वो मछली शहर सीट थी, और यहाँ पर राजभर ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। तो इस बार मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट आराम से निकालेगी। जब तक गाजीपुर सीट की बात है तो मुझे लग रहा है मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा वोटिंग करेगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती इस सीट पर मिल सकती है। संजय, 10 सीट 20 लगभग 19% वोट बसपा का 2019 के चुनाव में था। इस चुनाव में क्या बिल्कुल कोई प्लेयर नहीं दिखाई दे रही है आपको बीएसपी मायावती जी?
नहीं, मायावती प्लेयर अगर स्टैंड अलोन देखें कि क्या वो चुनाव लड़के चुनाव जीत सकती हैं कुछ कंस्टिट्यूंसी पे, तो उसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। एक दो इक्का दुक्का सीट हो सकती है जहां बीएसपी का उम्मीदवार वो उम्मीदवार जीतेगा, न कि पार्टी। लेकिन हाँ, उनकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है क्योंकि कई कंस्टिट्यूंसी में वो निर्णायक साबित हो सकती है क्योंकि वो वोट काटने की स्थिति में होंगी और जितना वोट वो काटेंगे उतना बाय डिफॉल्ट बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। तो बहुत सीरियसली आप दोनों नजरिए देखने के लिए मुझे लगता है मायावती बहुत सीरियसली चुनाव में है, लेकिन सीरियसनेस किस बात की है? चुनाव जीतने की सीरियसनेस नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने में उनकी एक अहम भूमिका हो सकती है। अब पिछली बार साथ मिलकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े थे जिसमें बीएसपी को भावेश फायदा हुआ था। जो वोट प्रतिशत मायावती का रहता है वो इंटैक्ट रहता है, उनका जो वोटर है वो उनके साथ चिपका रहता है। इस बार क्या उनका वोटर फ्लोट करने की स्थिति में है, क्या बंटने की स्थिति में है? देखिए, अब 2022 असेंबली जो यूपी में हुआ था उसको ठीक से आप एनालिसिस करेंगे तो देखिए बसपा का वोट जितना टूटना था और दोनों मेन अपोजिशन, दोनों जो मेन पार्टी है बीजेपी और सपा, दोनों में जितना जाना था जा चुका है। अब बसपा के पास एक लिमिटेड वोट है जो जाटव वोट है, उसका एक धरा है और वो मेरे ख्याल से उसको टूटना मुश्किल है। और वो टेक्निकली आप देखेंगे तो वो एंटी सपा वोट है। तो इस जहां पे यदि उनको लगेगा कि बसपा का वोट, बसपा का हालांकि लगभग हर एक सीटों पे बसपा की कहीं भी जब बहुत ज़्यादा फाइट में दिख नहीं रही, लेकिन यदि बसपा का कैंडिडेट यदि उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो वो ज़्यादातर संभव है कि वो बीजेपी को वोट करेगा। क्योंकि जाटव का एक सीरीज ऑफ पूरा देखेंगे पिछले 15-20 साल का पूरे यूपी में देखेंगे तो जाटव एंटी सपा वोट ज़्यादा रहा है। जितना बसपा का वोट सपा में जाना था वो 2022 में जा चुका है। इसलिए आप देखेंगे 2022 में जो सपा का वोट से था 18% से 32%। हमने अब 10 सीट खोल दी, मैं अगली सीटों पर बढ़ूं उससे पहले वाराणसी पर केवल एक बार टिप्पणी, कौन बलि का बकरा बनेगा नरेंद्र मोदी के सामने इस वक्त वो हमको तय करना है। अजय राय शायद फिर खड़े हो जाए यहां से। हो सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि खड़ा वहां कोई से भी हो, अब तो सवाल ये है कि क्या जमानत जब्त की तरफ हो जाएगा, क्योंकि वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो किसी देश के किसी प्रधानमंत्री ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अब तक नहीं किया। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा 17 बार वहां पे लोकसभा का चुनाव, 7 बार बीजेपी, 7 बार कांग्रेस। अगर हम उनकी विधानसभा सीटें भी देख ले तो 5 विधानसभा सीटों में से 4 बीजेपी के पास है, 1 अपना दल के पास। स्कोर तो वहां पे, और केजरीवाल वहां पे अपना स्कोर अगली 5 सीटें खुलने के बाद 14-1 हो जा रहा है, यानी अगली 5 सीटें भी भाजपा आगे दिखाई दे रही है हमको फ्रंट रनर चुनाव जीतने के लिए। भदोही में जहां 14-19 दोनों जीता था, मिर्जापुर की सीट अनुप्रिया पटेल अपना दल की यहां से सांसद है और वो एक बार फिर यहीं से लड़ेंगी, इसमें कोई ज्यादा शक की बात नहीं है। रॉबर्ट्सगंज की सीट, ये सीट भी अपना दल की सीट है, यहां से अपना दल के पकौड़ी लाल वो फिलहाल यहां से सांसद हैं। राशि बिल्कुल। और देखिए, बहराइच की अगर आप बात करेंगे तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, दलित सुरक्षित सीट है, लेकिन सबसे बड़ा वोटर यहाँ पर मुसलमान वर्ग है, लेकिन फिर भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं कैसरगंज की अगर आप बात करेंगे तो कैसरगंज में भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बाहुबली ठाकुर नेता बृजभूषण शरण सिंह का चुनाव क्षेत्र है, ब्राह्मण, मुस्लिम और ठाकुर बाहुल सीट है कैसरगंज। यानी अभी तक का जो स्कोर बोर्ड आपको समझ में आ रहा है वो स्कोर बोर्ड तो ये बता रहा है कि देखिए 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती है और एक सीट सिर्फ आजमगढ़, जो कि बाकायदा गढ़ है समाजवादी पार्टी का, इसी गढ़ को बचाने में अभी तक समाजवादी पार्टी कामयाब रही। यहां बड़ी सीट है मिर्जापुर, अनुप्रिया पटेल की सीट, कोई शक कि यहां से दोबारा वोट? देखिए, यहां पे समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट जो है वो खड़ा किया है, वो ये बाल कुमार पटेल। तो जो वोट, जो समीकरण है वहाँ पे कुर्मी वोट का, जो कुर्मी वोट बहुत ज़्यादा है, दोनों के वोट वही हैं। और ये जो इनको मिली है सीट, जो मिली है वो इस कारण से मिली है कि अखिलेश यादव ने एक टास्क दिया था इन्हें कि एक उपचुनाव में कि आप वहाँ पे कुछ करके दिखाइए, तो उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था। जितवाया नहीं था उन्होंने एसपी के कैंडिडेट को, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था, उसका इनाम मिला है और हो सकता है यहाँ पे भावेश। देखिए, सही कह रहे हैं राहुल जी, जो सपा का जो वहाँ का कैंडिडेट है वो बहुत अच्छा है और इसीलिए जब मैंने रिपोर्ट दिया था उसमें ये कमेंट भी किया हो कि ये सीट बहुत टफ है इस बार अनुप्रिया पटेल के लिए जीतने के लिए, क्योंकि उनके साथ एक दोहरा मुसीबत और है कि जो उनकी बहन की जो पार्टी है वो भी बहुत एक्टिवली ग्राउंड में, कमेरावादी, एग्जैक्टली, तो वो भी ग्राउंड में बहुत एक्टिव है, जिसका खामियाजा अनुप्रिया पटेल को भुगतना पड़ा है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैंडिडेट सिलेक्शन इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपोजिशन के लिए, तो शायद इसीलिए किसी सीट पे आप देखेंगे बहुत तगड़ी फाइट है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता या बीजेपी अलायंस के लिए, इसलिए शायद सीटें निकालना अभी हमको देखिए बहुत अभी ग्राउंड कवर करना है, हमको 75 सीटें और दिखानी है, अभी 85 सीटें। एक लाइन आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन। देखिए, जो पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव का एक ट्रेंड रहा है
कुर्मी मतदाता सबसे सिलेक्टिव वोटिंग करता है और आज कुर्मियों की सबसे बड़ी नेता अनुप्रिया पटेल हैं। अगली 5 सीट देखिए, कौशांबी, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर और श्रावस्ती, पांचों की बहुत कैरेक्टर है इन सीटों के अंदर। हम अलग से बात करेंगे। ये आपके सामने सीटें हैं। कौशांबी सुरक्षित सीट है, 14 और 19 भाजपा जीती थी। फूलपुर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो यहां से चुनाव जीतकर लड़ते आए थे। यहां कुर्मी मोटर बहुत इंपैक्टफुल है और नीतीश कुमार के नाम पर बहुत कई बार यहां हवा बनाई जाती है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब तो खैर इधर ही वो आ गए हैं। और प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था, हेमवती नंदन बहुगुणा, अमिताभ बच्चन, मुरली मनोहर जोशी, बहुत बड़े बड़े लोग यहां से रहे। माफिया अतीक अहमद तक यहां से सांसद चुना गया था। प्राची, और देखिए उसकी मौत के बाद ये यहाँ पर चुनाव हो रहा है। जिस तरीके से इसकी हत्या हुई उसके बाद प्रयागराज में अब चुनाव होगा, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है, ऐसा तो कम से कम ओपिनियन पोल कह ही रहा है। इसके बाद अगर आप अंबेडकर नगर की बात करेंगे तो अंबेडकर नगर में भी भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी जीत जो है वो हासिल कर सकती है। इसकी बात करेंगे तो दलित, मुस्लिम और कुर्मी बाहुल सीट है अंबेडकर नगर। और श्रावस्ती की अगर आप बात करेंगे, जिसे कांग्रेस मांग रही थी, श्रावस्ती पर चुनाव लड़ना चाहती थी कांग्रेस, यहां पर भी बीजेपी जीत का परचम लहरा सकती है। 32% से अधिक मुसलमान हैं। बीएसपी ने यह सीट बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में जीती थी, सिर्फ 5000 वोट के मार्जिन से यह सीट बीएसपी ने जीती थी और अब यहां बीजेपी जीत सकती है। इनके घर की सीट आ गई तो पहले यही बोलेंगे। नहीं, देखिए इसमें कौशांबी भी है जो बहुत कम अंतर से जीती थी। कौशांबी सीट पर भी, कौशांबी इलाहाबाद से कटा हुआ जिला और प्रतापगढ़ का बड़ा हिस्सा आता है। जो रघुराज प्रताप सिंह 2 विधायकों के साथ आज वोट देकर आए हैं तो उनके में भी ये सीट आती है। तो कुल मिला के मुश्किल है, क्या विनोद सोनकर को 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार टिकट मिलेगा? और ये जितनी सीटें, इसमें अंबेडकर नगर आप देखिए, रितेश पांडे इधर आ चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्याशी चयन बड़ा महत्वपूर्ण। फूलपुर, प्रयागराज में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिखती। इस पर बात कर ले। अंबेडकर नगर के सिटिंग सांसद जो है वो भाजपा में आ चुके हैं, तो एक जो सीट हारी थी बसपा को, वो तो सांसद ही इधर आ गया। सांसद इधर आ गया और इनके पिता राकेश पांडे वो भी आज वोट कर गए हैं। मतलब वो पहले आ गए थे, राकेश पांडे आज आ गए हैं। तो कुल मिलाकर जो अंबेडकर नगर इधर के आसपास की सीटें हैं उसको भारतीय जनता पार्टी जहां जहां कमजोरी है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते दिख रही है। और स्कोर कार्ड देखते रहेगा। स्कोर कार्ड 20 सीटें हमने आपको दिखाई हैं। 19 सीटें इन 20 में से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और 1 सीट इस बार निकाल सकती है आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी। 2019 का जो स्कोर है एनडीए का 64, उसको बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी कम से कम 75 करना चाहती है। कुछ लोग तो दावा तो प्रधानमंत्री ने 80 का 80 किया था, लेकिन हमें नहीं लगता कम से कम आजमगढ़ की सीट जो है वो एनडीए जीतने में कामयाब होगा। तो लेकिन फिर भी ये 75 के आसपास क्या स्कोर जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का? सवाल यही है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का 80 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए। मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, 100 years of trust। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले। वो क्या एहसास है जो बना देता है हर लम्हे को नया। मेरी मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। गुरुजी, क्या दिखा? तरक्की की धूल, हाईवे, रनवे और मेरा घर, धूल का फूल। बर्जर एंटी डस्ट पेंट, इसकी डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी धूल को दीवारों पे टिकने ना दे। धूल आए पर घर पर ना टिक पाए। बर्जर एंटी डस्ट पेंट। जिंदगी स्वाद है, स्वाद ही जिंदगी। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी। वार, पलटवार, बहस होगी दमदार। कुरुक्षेत्र 2024 शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए। मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, 100 years of trust। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले। जो भी आया हैरान रह गया। तो रजत जी, आपने एकदम ऐसी चीज खोद के निकाली है जो बहुत कम लोग इस देश में जानते हैं। रजत भाई साहब, ये गाना गा के मैं फंस गया हूँ क्या? दिल के सारे राज खोल गया। सनी, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। लोगों का प्यार जो है ना, यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं।
अलग अंदाज का मुरीद बन गया। जब मैं रजत सर को देखता था ना कि ये बात भी पूछ लेते हैं, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। आप जैसा मेरा वकील होते तो सारे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे रजत जी जैसा वकील चाहिए। बड़ी से बड़ी बात कह गया। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं। आप जैसा प्रभावशाली पत्रकार आपकी बात अब जब कहेंगे ना, तो लोग निश्चित रूप से उनके मन पर परिणाम होगा। 30 साल से देश के दिल की आवाज, आपकी अदालत। अब की बार किसकी सरकार, सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए। मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, 100 years of trust। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है। अशोक मसाले। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। गाजीपुर उत्तम स्थाना, देवस्थान आदि जग जाना। गंगा मिली जमुना तह आई, बीच मिली गोमती सुहाई। जहांगीर के दौर में गाजीपुर के जमानिया में अवधी के एक बड़े शायर हुए शेख उस्मान मान जमानवी, जो यहाँ के लिए लिखते हैं, गाजीपुर एक पवित्र जगह है। आदिकाल से ही दुनिया इसे एक देव स्थान समझती है, जहाँ गंगा में मिली हुई यमुना बहती हुई यहाँ तक आती है और गोमती भी बीच में ही मिल जाती है। ह्वेनसांग चीन से चला, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होता हुआ दिल्ली पहुंचा, फिर अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस के सारनाथ के बाद गंगा के किनारे से होता हुआ जिस इलाके में पहुंचा, उसने उस इलाके को चेंचू लिखा है, यानी बहादुरों की सरजमी। और यही आज का गाजीपुर है। गाजीपुर के नौजवानों में बहादुरी का डीएनए आज भी उसी तासीर के साथ पाया जाता है, और तभी तो भारतीय सेना में यहाँ के नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। और हम वीर अब्दुल हमीद को कैसे भूल सकते हैं। मर के पाया है शहीद का रुतबा, और इस जिंदगी की उम्र दराज है। यूपी का गाजीपुर, यूं तो इस शहर के मशहूर होने की कई वजह हैं, लेकिन पिछले 35 सालों में ये शहर नामचीन होने से ज्यादा बदनाम रहा। गाजीपुर की बदनामी के पीछे है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। 36 साल पहले 1988 में इसी गाजीपुर से मुख्तार अंसारी का अपराधनामा शुरू हुआ। सियासत में मुख्तार का सफरनामा साथ साथ चला। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी गाजीपुर की सियासत कभी इनसे अलग हो ही नहीं पाई। गाजीपुर का मुसलमान इन्हीं दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमता रहा। 19 में बसपा के टिकट पर जीतने वाले अफजाल अंसारी 24 में सपा की साइकिल पर चढ़ेंगे। कांग्रेस का पंजा उस साइकिल को धक्का लगाएगा। मुसलमान वोटर किधर जाएगा? अब की बार किसकी सरकार, आप देख रहे हैं सबसे सटीक ओपिनियन पोल। यूपी की 80 सीटों पर आखिर कौन लहराएगा जीत का परचम, ये हम आपको बता रहे हैं। और अभी तक 20 सीटें हम आपके सामने रख चुके हैं, और ये 20 सीटें तो बता रही हैं कि सिर्फ एक ही सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चल सकती है। जो स्कोर बोर्ड है ये 19 और 1 का नजर आ रहा है, यानी कि 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है, और एक सीट है जिस पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चल सकती है। आगे उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्र क्या कह रहे हैं, बाकी बड़े बड़े जो सीट है वो क्या कह रही है, वो आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि 80 में से 80 सीटें जीतने का जो दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कितना हद तक सच हो सकता है, और समाजवादी पार्टी की साइकिल कितने सीटों पर दौड़ सकती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया टीवी।